Namaskar and a very warm welcome in today's session. Today we are going to talk about types of textile finishes. In our previous session, we had mentioned what is textile finish, what is the meaning of finishes when it's given to any textile or fabric or a piece of clothing. So this particular topic, that is types of textile finishes, it falls under the program Certificate in Apparel Merchandising, Diploma in Apparel Merchandising, and Diploma in Apparel Merchandising Applied, which is in collaboration with NSTC. Also, the block is block number 3, unit number 12, and the course code is BHC 006. Now, as I just mentioned that we will be talking about different types of textile finishes. But before we mention the types, let us just kind of revise what is textile finish. तो हमने अपने पहले के सत्र में ये चीज़ बताया था कि टेक्सटाइल फिनिश क्या होता है. जब भी कोई कपड़ा, थान का कपड़ा इंडस्ट्री से या फैक्ट्री से बाहर निकल के आता है तो उसे हम ग्रे फैब्रिक बोलते हैं. उस ग्रे फैब्रिक का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया होता है, कोई भी फिनिशिंग नहीं होती, किसी भी तरह का उसे एनहांस करने के लिए, जैसे कि वो अच्छा दिखे या प्रिंट किया हुआ कलर नहीं किया होता है, उसे हम ग्रे फैब्रिक बोलते हैं. जब ये ग्रे फैब्रिक इंडस्ट्री से बन के थान की तरह बाहर आता है तो ये बहुत ही रॉ होता है और इसमें कोई भी हमें फर्दर ट्रीटमेंट देने के लिए या अगर हमें इसे प्रिंटिंग करना है उसके ऊपर या डाइंग करनी है, कलर देना है, तो कुछ उसके लिए प्री ट्रीटमेंट्स हमें करने ज़रूरी होते हैं. मतलब कि उस कपड़े को तैयार करना ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर हम प्रिंटिंग कर दें. अगर वो कपड़ा गंदा है या उसके ऊपर डस्ट की लेयर लगी हुई है और अगर हम उसके ऊपर प्रिंट कर दें तो होगा क्या कि जो प्रिंटिंग पेस्ट है, जो कलर होता है, वो प्रॉपरली कपड़े के ऊपर बैठेगा नहीं और प्रिंटिंग नहीं होगी. और उसके बाद जब उसे वॉश किया जाएगा तो कुछ हद तक अप टू अ सर्टेन लिमिट जो प्रिंटिंग का जो कलरेंट होता है, पिगमेंट होता है, वो बाहर निकल के आ जाएगा और प्रॉपरली एक इवन प्रिंटिंग नहीं होगी या इवन डाइंग नहीं होगा या पैचेस आ जाएंगे और बहुत अलग अलग तरह के उसमें फैब्रिक डिफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. To solve all these issues, to solve all these problems, and to further enhance the fabric, to improve its aesthetic appeal, we give textile finishes. Now, we will talk about the different types of textile finishes. The first one that we are going to talk about is calendering. Calendering is something that is a process used on cloth where fabric is passed between two rollers at high temperature and under pressure. हम उसे calenders, मतलब कई सारे rollers होते हैं. It can be 2, it can be more than 2, as you can see the figure on your screen. तो इन रोलर्स के बीच में से फैब्रिक पास किया जाता है और जब ये फैब्रिक पास होता है तो इसे हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर के थ्रू पास किया जाता है, जिसके वजह से कि ये आयन हो जाता है, मतलब एक तरह से प्रेस कर दिया जाता है इस फैब्रिक को. और इंडस्ट्रियल जो हम नॉर्मल घरों में कपड़ा पहनने से पहले उसे आयन करते हैं, प्रेस करते हैं, जब वो इंडस्ट्रीज़ में होता है तो वो बहुत ही एक ह्यूज स्केल पे किया जाता है. एंड एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये एक कैलेंडरिंग मशीन है जिसमें कि काफ़ी हेवी रोलर्स लगे हुए हैं. ये आयन मेटल रोलर्स होते हैं जिनका कि काफ़ी ज़्यादा वेट होता है और जब फैब्रिक इसके बीच में से पास होता है तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाता है बिकॉज हम फर्दर उसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करते हैं. जब भी हम कपड़े को भी डोमेस्टिकली घरों पे भी जब हम कपड़ों को आयन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसका क्या पर्पस होता है. धोने के बाद कपड़े कभी कभी श्रिंक हो जाते हैं या उनमें रिंकल्स आ जाती है, सिकुड़ जाते हैं, तो उन्हें फ्लैटन करने के लिए और जब वो फ्लैटन हो जाते हैं तो फिर वो एकदम बिल्कुल प्लेन और अच्छे दिखने लगते हैं, तो इसीलिए हम आयन करते हैं. इसी का एक लार्ज स्केल में, ह्यूज स्केल में जब इंडस्ट्रियली किया जाता है तो इसे कैलेंडरिंग बोलते हैं. और जैसे कि आयन में, प्रेस में टेम्परेचर का यूज़ होता है, आप उसे टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कम ज़्यादा चाहिए, या अगर हम कॉटन कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पे करते हैं. सिल्क है, प्रोटीन फाइबर है तो थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता है. फर्दर अगर नाइलॉन या पॉलिएस्टर जैसे हो गए जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं तो हम टेम्परेचर और रिड्यूस कर देते हैं, तो टेम्परेचर कंट्रोल होता है. वैसे ही कैलेंडरिंग में द टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर बीइंग कंट्रोल्ड एंड द फैब्रिक इज पास थ्रू द रोलर्स. Calendering is applied to cottons, linens, and silk, as well as to rayon and other man-made fiber fabrics.
Pressing is the term used for wool fabrics, and the finish is similar to ironing but is done with much greater pressure. It gives smooth surface to the fabric. So as I just mentioned कि domestically जब हम करते हैं तो हम उसे ironing बोलते हैं, और temperature और pressure का use दोनों जगह किया जाता है. अगर हमें ज़्यादा pressure apply करने की ज़रूरत होती है तो हम iron को जो घर पे हमारे press होते हैं उसे हम थोड़ा सा push कर देते हैं, दबा देते हैं, but temperature का use तभी भी होता है. So both these things are simultaneously used. Another type of textile finishing that we generally give to fabrics is carbonizing. Carbonizing is a chemical finish that is applied to wool fabrics. The vegetable matter present in the wool is removed by chemical means and the process is called wool carbonizing. Carbonizing word से ही पता चल रहा है कि ये carbon शब्द से बना हुआ है. ये generally we use this process for wool fibers, and if you see on the screen, this is the industrial machine that is being used for carbonizing. What happens here is कि wool में काफ़ी ज़्यादा dust और lint इकट्ठा हो जाता है, because wool जो है वो हम sheep या goat से obtain करते हैं, और अगर उनमें बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, अगर उसे क्लीनिंग नहीं किया जाएगा तो फर्दर हम उसे टेक्सटाइल फिनिशेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. ऑल्सो मैनी अ टाइम्स व्हाट हैपन्स इज़ कि इवन इफ़ वी क्लीन देम, जो कार्डिंग के समय या वॉशिंग के समय बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो कि कार्डिंग में नहीं निकल पाते हैं, तो उन्हें फर्दर सेटल करने के लिए, उन्हें फर्दर एक फिनिश देने के लिए कि हम उस पर और ज़्यादा फिनिशेस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंट्स इन्वॉल्व कर सकें, हम कार्बोनाइजिंग का यूज़ करते हैं. एंड व्हाट हैपन्स इन कार्बोनाइजिंग इज दैट इन दिस प्रोसेस द वुल यार्न्स और फैब्रिक्स दे कंटेन वेजिटेबल मैटर जो कि कार्डिंग के समय नहीं निकाला गया था. सो विद द यूज़ ऑफ सर्टन केमिकल्स, जैसे कि जो फर्स्ट स्टेप होता है कार्बोनाइजिंग में, व्हाट वी डू इज वी इमर्स द वुल फैब्रिक्स in a solution of sulfuric or hydrochloric acid. It is then subjected to high temperature for a very brief time. The acid and heat react to convert the vegetable matter to carbon, and this carbon can easily be removed by final scouring. तो जब हम सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे एसिड्स का यूज़ करते हैं तो ये जब हाई टेम्परेचर में इन्हें हम वुल के साथ कंबाइन किया जाता है, वुल फैब्रिक के साथ, सो ये जो एसिड होता है ये फैब्रिक के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि वुल एक प्रोटीन फाइबर है, और ये रिएक्शन के बाद जो भी एक्स्ट्रा मैटर होता है वो कार्बन के फॉर्म में चेंज हो जाता है, और वो फर्दर स्काउरिंग या ब्रशिंग के थ्रू निकाला जा सकता है, एंड देन दिस फैब्रिक इज फर्दर न्यूट्रलाइज्ड एंड रिंस्ड. Now the third kind of textile finishing is your decating. Decating is something which is a kind of mechanical finish. On wool, it is used to set the lustre and develop a permanent sheen. On rayons, silks and blends, it softens the hand of the fabric. Now when we say decating, और जब हम ये बोल रहे हैं कि mechanical finish है, तो mechanical finish तब होता है जब उसमें there is no chemical involved. Like for example, carbonizing में I had just mentioned that two different types of chemicals are used, maybe sulfuric acid or hydrochloric acid. But when it comes to decating, there is no chemical use. That's the reason it's called mechanical finish. And if you see the picture on your screen right now, it shows कि there is a huge roller on which fabric को उस पर रोल किया हुआ है. So decating में होता क्या है कि it can be either done maybe in a wet state or dry state, and जो भी desired luster होता है वो decating में वैसा ही रहता है. It remains as such. And the process involves exposure to heat, either hot water or by steam followed by cold water. So if you see this picture, there is a huge roller on which the fabric is being rolled upon, and then it passes through further small rollers. तो ये rollers के through जब वो pass होता है तो what happens is कि due to the exposure, कभी हम heat से करते हैं decating, कभी हम hot water या steam से कर सकते हैं, और at times after that we even use cold water and a blow of cold air also. So that's how decating is done. Another finishing is called moiring. Moiring is a finishing process that produces a waved or watered effect on a textile fabric. Now many a times आपने देखा होगा कि जो हम मार्केट से कपड़े खरीदते हैं, चाहे वो थान के हों, फैब्रिक हो, टेक्सटाइल हो, या रेडीमेड कपड़े हों जो कि ऑलरेडी स्टिच किए हुए होते हैं, कई बार उनमें ऐसा इफ़ेक्ट होता है जो कि जब हम उसे दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ वाटरी इफ़ेक्ट है इसके ऊपर, मतलब वो पानी जैसा हिलता हुआ वेवी इफ़ेक्ट हमें दिखाई
देता है। एंड मैनी अ टाइम्स वी फील कि वो हल्का सा कलर भी चेंज कर रहा है। तो अगर हम एक डायरेक्शन से एक पोजिशन में देखें तो द कलर माइट बी, मे बी फॉर एग्जाम्पल इट माइट बी रेड, एंड व्हेन वी शिफ्ट द पोजिशन और वी शिफ्ट अ डायरेक्शन तो वो कलर मे बी मरून हो जाएगा, या मे बी मैजेंटा कलर दिख सकता है, एनी अदर डिफरेंट कलर। सो ये जो वाटर का वेवनेस होता है, इसका जो इफेक्ट दिया जाता है, इसे हम मोयरिंग कहते हैं। और ये इफेक्ट के वजह से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट रिफ्लेक्ट होता है, डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, जिसके वजह से कि हमें ऐसा लगता है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है। बेसिकली एक्चुअली में नहीं होता है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि जो जिस कलर का फैब्रिक है वी फील कि इट्स एक्चुअली मे बी अ डिफरेंट कलर, और मे बी फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन इट लुक्स लाइक ऑल टुगेदर अ न्यू कलर. So that process is called moiring. And moiring, it has a very soft luster, and the design is created by differences in light reflection, as I just mentioned. And इसमें होता क्या है कि two rollers are involved. One large roller, it is covered with cloth, and the smaller one is further heated and includes engraved design. तो ये जो वाटरी या वेव वाला जो इफ़ेक्ट है, ये आया कैसे कि जो फैब्रिक होता है वो दो बहुत हैवी रोलर्स के बीच में से पास किया जाता है। एक रोलर बिल्कुल हीटेड होता है, जैसे कि हमने कैलेंडरिंग में बात की कि जब हम कपड़ों को आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो हीट और प्रेशर इन्वॉल्व करता है। तो मोयरिंग में भी एक रोलर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हीटेड होता है, और जो दूसरा रोलर होता है उसके ऊपर कोई डिज़ाइन बनाई हुई होगी, कोई भी एनग्रेव डिज़ाइन होगा। तो जब फैब्रिक वो दोनों रोलर के बीच में से पास होता है, तो जो डिज़ाइन होती है वो विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फैब्रिक के ऊपर छप जाती है, जिसके वजह से कि हमें बहुत ही वेवी और वाटरी इफेक्ट दिखाई देता है। एंड एज आई जस्ट मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो कि दिस इज़ द रीज़न कि डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, और हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअली में द कलर अलग हो जा रहा है उस फैब्रिक का या उस गारमेंट का, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। इट्स जस्ट एन इल्यूजन दैट इज़ क्रिएटेड बाय द moiring effect. Now, if we talk about another textile finish, another one is called embossing. Embossing in textiles is a method that produces a raised three-dimensional design on a surface. A range of textile products such as apparel, accessories, and home decor pieces can benefit from the addition of texture and intrigue through embossing. Embossing हम बहुत ही एक कॉमन टेक्सटाइल फिनिश है, जो कि हम बहुत स्मॉल लेवल पे घरों पे भी कर सकते हैं। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट को घर पे भी करना चाहें तो आप इसे बहुत ईजिली कर सकते हैं, बिकॉज उसमें कोई फर्दर केमिकल हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि वॉशिंग के बाद उसका इफेक्ट चला जाए, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई इट। एम्बोसिंग में होता क्या है कि हमने एक रोलर है जो कि ऑलरेडी इनग्रेव्ड है, मतलब उसके ऊपर डिज़ाइन छपी हुई है, कार्व करके बनी हुई है, और ये मेटल के रोलर्स होते हैं। तो दीज आर एक्सट्रीमली हैवी, एंड इसके ऊपर जब प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है, एंड देन व्हेन इट इज़ पुट ऑन दी फैब्रिक, बेसिकली एक तरह से स्टैम्प किया जाता है फैब्रिक के ऊपर। तो जब इन रोलर्स को यूज़ करके हम फैब्रिक के ऊपर इन्हें स्टैम्प करते हैं, तो जो डिज़ाइन उसके ऊपर कार्व किया होता है ऑलरेडी, वो फैब्रिक के ऊपर छप जाता है। और बेसिकली छपता नहीं है, वो एक एम्बोस्ड उभरा हुआ इफेक्ट। जब हम एम्बोस वर्ड यूज़ करते हैं, एम्बोस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि सरफेस से उठ के बाहर आ रही हो, एम्बोस्ड उभरा हुआ। सो दैट्स हाउ द एम्बोस्ड इफेक्ट इज़ बीइंग obtained, and this can be done on various types of products. हम इसे क्लोथिंग में कर सकते हैं, apparel में, on various accessories, shoes, lots of different textures देने के लिए, lots of ways this particular finishing is being used. And it is accomplished by applying pressure and heat to press a design into a material surface, creating a pattern that contrasts with the surrounding area. So if you see the picture on your screen, the roller, it has already, the engraved designs are there on the top one, and the नीचे वाले से रोलर जो है उस पर फैब्रिक पास हो रहा है, और जो डिज़ाइन है वो उसके ऊपर एनग्रेव होती जा रही है। नाउ बहुत बड़े रोलर्स होते हैं, जब बहुत मीटर्स, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स ऑफ फैब्रिक इन्वॉल्व होते हैं, तो हम इसे रोलर के थ्रू करते हैं। मैनी अ टाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि हमें एक एम्बोस्ड इफेक्ट देना है, सिर्फ एक मे बी अ पीस ऑफ फैब्रिक पे, और मे बी टी शर्ट्स हैं उन पे अगर हमें देना है, तो उसके लिए व्हाट वी डू इज़ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द बिग रोलर मशीन्स, वी यूज़ द स्मॉलर मैकेनिकल मशीन्स। यहाँ पे क्या होता है कि देयर आर 2 लेयर्स ऑफ प्लेट्स होते हैं, आयरन प्लेट्स होते हैं, और एक प्लेट पे ऊपर वाले पे डिज़ाइन ऑलरेडी एनग्रेव्ड होती है, नीचे वाला जो होता है वो हीटेड होता है, एंड
दैट इज़ वेयर द टी शर्ट और द फैब्रिक और द गारमेंट इज़ बीइंग केप्ट, जहाँ पे कि हमें इनग्रेव डिज़ाइन को छापना होता है बेसिकली. सो इफ़ यू सी इन द पिक्चर ऑल्सो, फर्स्ट वन शोज यू द मशीन विच इज़ यूज फॉर स्मॉलर पीसेज ऑफ फैब्रिक एंड और स्मॉलर एरियाज ऑल्सो. एंड जो सेकेंड पिक्चर है उसमें आप देखेंगे कि फैब्रिक को नीचे वाले प्लेट पे रखा गया है एंड ऊपर से जो ऊपर वाला प्लेट है जिसमें कि ऑलरेडी एम्बोस डिज़ाइन इनग्रेव किया गया है, वो जब नीचे आएगा उसे पुश करेगा विथ हाई प्रेशर एंड हीटेड प्लेट्स, तो ये जो डिज़ाइन है वो उसके ऊपर एम्बोस्ड हो जाती है. वो एक बहुत ही उभरा हुआ इफेक्ट इस पर दे देता है एंड दैट्स हाउ द एम्बोसिंग इज डन. नाउ another kind of, there are lots of textile finishes used in enhancing a fabric or a garment. And हम कभी किसी चीज़ पे अगर फाइबर्स निकल रहे हैं तो हम उसे बर्न करके उसे सेटल करते हैं. कभी कोई ऐसा भी इफेक्ट होता है जिसमें कि हमें एक्चुअली में फाइबर्स निकालने की ज़रूरत होती है, कि हम उसे बहुत जो माइनर एक्सट्रीमली माइक्रो स्टेपल लेंथ के फाइबर्स होते हैं वो हम उसे निकालें, और उस इफेक्ट को हम नैपिंग कहते हैं. सो अनदर टाइप ऑफ टेक्सटाइल फिनिशिंग इज नैपिंग. Napping is a finishing technique where the short fibers are lifted from the fabric surface to create a nap. Nap हम बोलते हैं जो भी छोटे छोटे फाइबर्स जो फैब्रिक से प्रोट्रूड हो रहे होते हैं या बाहर निकल रहे होते हैं उन्हें है naps बोलते हैं. What happens here is कि एक रोलर होता है, you can see it on your screen right now, जिसके ऊपर बहुत छोटे छोटे माइन्यूट रोलर्स लगे हुए होते हैं, और इन रोलर्स पे बहुत छोटे छोटे वेरी माइन्यूट साइज ऑफ पिंस की तरह निकले हुए होते हैं, उभरे हुए होते हैं. आप देखेंगे 2 रोलर्स यहाँ पे जो हैं इन पे बहुत ही क्लियरली दिखाया जा रहा है कि इनके ऊपर माइन्यूट ब्रश काइंड ऑफ इफेक्ट है और पिंस निकले हुए हैं. नाउ व्हेन दिस पर्टिकुलर फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ रोलर, यहाँ से व्हेन द फैब्रिक इज फेड हियर ऑन दी स्मॉल रोलर्स, व्हाट हैपेंस इज कि फैब्रिक बहुत ही एक्सट्रीमली टच में होता है ये माइन्यूट रोलर्स के बीच में और जो ब्रश वाला इफेक्ट है, और जैसे फैब्रिक इसके ऊपर पास होता है ये जो छोटे रोलर्स होते हैं, जो पिंस होते हैं, ये घूमते रहते हैं और ये फैब्रिक को बेसिकली घिसते हैं. तो इसकी घिसने से क्या होता है कि ये जो पिन वाला इफेक्ट है, जो ब्रशेस हैं इस पे, वो छोटे छोटे फाइबर्स फैब्रिक से निकाल देते हैं, और जब ये फाइबर्स इस तरह से निकल जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम नैपिंग कहते हैं. नाउ आफ्टर इफेक्ट एंड बिफोर इफेक्ट नैपिंग का आप देखेंगे, इट इज़ ऑल्सो अप्लाई टू कॉटन, रेयॉन, वुल एंड एनी अदर स्टेपल फाइबर यार्न्स टू प्रोड्यूस अ डीप नैप. पहला पिक्चर अगर आप देखिए तो ये एक सिंपल सा प्लेन फैब्रिक है जो कि बस बाहर से काइंड ऑफ प्रोबेबली आई वुड से वीविंग करके ये बाहर आया है, एंड बिल्कुल भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं दिया हुआ है. बट इफ़ यू सी द सेम फैब्रिक इन द सेकेंड पिक्चर विच इज़ आफ्टर नैपिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइन्यूट फाइबर्स को प्रोट्रूड करके बाहर निकाल दिया गया है, तो ये एक बहुत ही वेग और बहुत ही ब्लंट, बहुत ही धुंधला सा पिक्चर दे रहा है. क्योंकि जब नैपिंग हो जाती है, जब बहुत ही माइन्यूट फाइबर्स जो फैब्रिक पे रहते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, उन्हें काइंड ऑफ प्रोट्रूड कर दिया जाता है, उभार दिया जाता है, सो जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो स्कैटर हो जाता है. जितना लाइट का रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर सरफेस पे डायरेक्टली पड़ता है उतना वो रिफ्लेक्ट करके हमें क्लियर पिक्चर दिखाई देती है, और जितना ही वो रिफ्रैक्ट करेगा, मतलब जितना ही वो फैलेगा, उसे हम जब भी हम वो फोटो को देखेंगे या कोई भी हम फैब्रिक को, सरफेस को देखेंगे, तो वो उतना ही हमें वो ब्लर्ड दिखाई देगा. सो दैट्स द डिफरेंस दैट नैपिंग क्रिएट्स. सो नैपिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ फिनिश, जो कि अगर कोई बहुत प्लेन सिंपल सा फैब्रिक है और हमें लग रहा है कि थोड़ा सा बोरिंग है, इसे हम कोई एक डिफरेंट सा इफेक्ट दे के इसे फर्दर हम फिनिश कर दें जिससे कि सम न्यू इफेक्ट कैन बी क्रिएटेड, सो हम नैपिंग का यूज़ करते हैं और इससे फाइबर्स निकाल के हम इसे फर्दर नैप्ड इफेक्ट देते हैं. Another kind of textile finish is one more that we'll be talking about is beetling. Beetling is a mechanical finish. Again, कोई chemical involved नहीं होता है इसमें. Is a mechanical finish applied to either cotton or linen fabrics. The fabric is fed over rolls that rotate in a machine where large hammers rise and fall on the surface of the fabric. What happens is कि एक बहुत बड़ा सा रोलर होता है जिसके ऊपर की फैब्रिक पास होता है, और उसके ऊपर से बहुत हेवी वेट के काइंड ऑफ हैमर्स उसके ऊपर प्रेस किए जाते हैं, बेसिकली पीटे जाते हैं. ये हैमर्स मेटल के भी हो सकते हैं. अगर आपके स्क्रीन पे जो पिक्चर है आप उसे देखेंगे तो ये हैमर्स वुड के बने हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी हेवी वेट होते हैं, और इन्हें ये कंटिन्यूसली मशीन के इफेक्ट से ये कंटिन्यूसली जो फैब्रिक होता है उसे बीट करते हैं, मतलब उसके ऊपर मारते हैं फैब्रिक को, जिसके वजह से कि एक इफेक्ट क्रिएट होता है जो कि बहुत ही स्मूथ हो जाता है, फैब्रिक बहुत ही लश्चरस हो जाता है, और जितने भी फाइबर्स या स्मॉल माइक्रो लेंथ
के वेरी स्मॉल स्टेपल फाइबर्स जो कि बाहर निकल रहे होते हैं वो सारे दब जाते हैं। तो अभी इसके पहले जैसे हमने बात किया था, वी वर टॉकिंग अबाउट नैपिंग, जिसमें कि एक्चुअली इंटेंशनली हम फाइबर को प्रोट्रूड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, एंड देन दे आर फिनिशेस जहाँ पे कि हम उसे बेसिकली बीटल, द यूज़ ऑफ बीटलिंग, हम उसे दबा रहे हैं। और सभी टेक्सटाइल फिनिश को देने का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। अगर हम स्टार्च कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेंथ तो नहीं है, उसमें स्टिफनेस मिलती है हमें, वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है, बेटर स्टे करता है, एक शेप फॉर्म करता है फैब्रिक। इफ़ वी आर डूइंग नैपिंग, वो फर्दर फाइबर्स निकाल के एक डिफरेंट इफेक्ट देता है। सो ऑल दीज टेक्सटाइल फिनिशेस वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट हैज़ डिफरेंट सिग्निफिकेंस, हैज़ डिफरेंट आउटकम टू द फैब्रिक और द गारमेंट that it is being given to. And beetling, it also increases the luster of fabrics by flattening the yarns to provide more area for light reflection. The beetle finish will withstand wear and maintenance if the fabric is laundered carefully and ironed with pressure to restore the flat appearance. As I mentioned कि यहाँ पे जो minute fibers होते हैं इन्हें हम flatten करते हैं। तो जब बहुत heavy किसी चीज़ से हम उसे प्रेस करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे बेसिकली फैब्रिक को, तो जो फाइबर्स होते हैं वो बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, और इसके वजह से क्या होता है कि फैब्रिक जो होता है वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है। जितना ज़्यादा स्मूथ होगा, आई जस्ट फ्यू मिनट्स बैक आई हैड मेंशन दिस, कि जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होता है उतना लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो जब लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी स्मूथ सरफेस पे, सो लश्यर उसका इंक्रीज़ होगा, वो ज़्यादा शाइनी दिखेगा, ज़्यादा उसमें शीन जो होती है वो उसका बढ़ जाता है। और इसीलिए जो बीटलिंग इफेक्ट होता है उससे जो फैब्रिक्स होते हैं उनको, अगर हमें किसी सेलुलोजिक फाइबर है या कॉटन लिनन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर क्योंकि कॉटन का जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है वो कॉटन इज़ वेरी रफ एंड इट हैज़ वेरी माइन्यूट फाइबर्स जो कि बाहर प्रोट्रूड कर रहे होते हैं, तो उसके वजह से वो रफ दिखाई देता है। तो उसे फर्दर शाइनी बनाने के लिए हम बीटलिंग टेक्सटाइल फिनिश का यूज़ किया जाता है। Now another kind of textile finish is flame retardant finish. Flame retardant finish is something जहाँ पे कि हम उसे फायर पकड़ने से बचाते हैं। तो फायर is a significant cause of damage to human life and property. To minimize these losses, textile fibers that are flammable are treated with flame retardant chemicals. Flame retardant finishes reduce the flaming, charring or afterglow of fibers and fabrics. Most fabrics finished with flame retardants still will burn in the direct path of the flame. However, they self-extinguish. So, जभी भी when we are talking about flame retardant fabrics, it's not that कि वो बिल्कुल fire मतलब उसके ऊपर जाएगा ही नहीं, कैच ही नहीं करेगा, वो फायर फ्लेम अट्रैक्ट ही नहीं होगा। हम एक फैब्रिक को, एक टेक्सटाइल को ऐसा फिनिश दे रहे हैं यूजिंग मे बी सर्टेन केमिकल्स, जिसके वजह से कि जब वो फैब्रिक या वो गारमेंट या वो क्लोथिंग पहन के जो फायर फाइटर्स होते हैं वो अगर ऐसी जगह में जा रहे हैं जो कि उन्हें रेगुलरली जाना पड़ता है, जहाँ पे कि फायर प्रूफिंग चाहिए कि हम जाएं और हमारे कपड़े आग ना लगे, आग ना पकड़े, तो हम फायर रिटार्डेंट फिनिश देते हैं। इसमें होता क्या है, बिकॉज एक लेयर ऑफ केमिकल पूरे क्लोथिंग के ऊपर, पूरे फैब्रिक के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिसके वजह से कि फ्लेम आता है, ऐसा नहीं है कि वो अट्रैक्ट नहीं करेगा क्लोथिंग को, वो आएगा पास में, लेकिन वो सेल्फ एक्सटिंग्विश हो जाता है, मतलब वो अपने आप से बुझ जाती है फ्लेम। तो फैब्रिक जो होता है, जो क्लोथिंग है, जो उनका फायर फाइटर्स का जो यूनिफॉर्म होता है, वो फायर पकड़ के जलने नहीं लगता है। फ्लेम आएगा लेकिन वो सेल्फ रिटार्ड होके वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तो वो फायर कैच नहीं करता है बेसिकली। सो दैट काइंड ऑफ फिनिशिंग इज कॉल्ड योर फायर रिटार्डेंट फिनिश। एक और तरह का होता है, दैट इज़ योर वाटर रिपेलेंट एंड वाटर प्रूफ। नाउ दोनों साउंड काइंड ऑफ सिमिलर करते हैं, बट दोनों का यूज़ अलग होता है। वाटर प्रूफ फिनिशेस आर दोज दैट कोट और सील अ फैब्रिक सो दैट वाटर डज नॉट पास थ्रू इट। वाटर रिपेलेंट इज समथिंग विच रिजल्ट्स इन अ फैब्रिक दैट रेजिस्ट वाइल retaining a porous characteristic. Now when we say waterproof and water repellent, repel करना मतलब किसी चीज़ को फोर्सफुली वहाँ से हटा देना, मतलब कि उसे झटका दे के बेसिकली हटा देना, दूर करना खुद से। वाटर प्रूफ में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो उस पर्टिकुलर फैब्रिक पे या जिस भी गारमेंट पे, अटायर पे हमने वाटर प्रूफ फिनिशिंग दिया हुआ है, उसमें जो एक तरह का कोट या एक तरह का सील दिया जाता है, एक लेयर दिया जाता है विद सर्टेन केमिकल्स, और जो वाटर होता है वो पास नहीं होता है बेसिकली फैब्रिक के थ्रू। बट वाटर रिपेलेंट में
that air circulation is there. तो यहाँ पे वाटर रिपेलेंस में क्या होगा कि वो फैब्रिक के ऊपर आएगा, लेकिन वो रेजिस्ट, मतलब आप उसे अगर हाथ से ऐसे हटाएंगे तो वो हट जाएगा. डिफरेंस दोनों में ये होता है कि वाटर प्रूफिंग में एयर पेनिट्रेशन नहीं होता है, मतलब जो फैब्रिक होता है इट्स नो मोर ब्रीदेबल, द एयर ब्रीदेबिलिटी वो रिटार्ड हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. बट वाटर रिपेलेंसी में द फैब्रिक इट्स स्टिल पोरस. पोरस मतलब उसमें जो बेसिक होल्स होते हैं, वेरी माइन्यूट होल्स होते हैं, वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, और उसके वजह से जो एयर सर्कुलेशन होना होता है, जो एयर ब्रीदेबिलिटी होती है, वो स्टिल हो रही होती है. और जो भी उसे पहना होता है, द वियरर, इट मेक्स इट वेरी कंफर्टेबल फॉर द वियरर टू पुट ऑन द वाटर रिपेलेंट फैब्रिक. And one of the very common finishes that is being given is also ultraviolet finish. Ultraviolet protective finish में होता है कि जो ultraviolet rays होती हैं वो basically reflect हो जाती हैं जो fabric का surface होता है. So if you see the picture on the screen, हमने इस fabric को एक anti UV fabric है ये, जिसमें कि UV rays attract नहीं होती हैं, pass नहीं होंगी, और जैसे ही sun से आपको UV rays fall करेंगी, जो reflection होता है वो हर तरफ से reflect हो जाता है और UV rays absorb नहीं करती हैं. And one of the very commonly used finishes is your antimicrobial finish also. मतलब कि microbes जो होते हैं, जो bacterias होते हैं, उन्हें वो हटा देता है. So basically whatever the microbes or the mildews जो produce होते हैं, that is something which doesn't get into the body. So if you see the picture, कोई भी fabric होता है, अगर हम sweat कर रहे हैं तो वो sweating से bacteria को absorb करता है, और जिसके वजह से कि जो sweat की smell होती है वो create होती है. तो एंटी माइक्रोबियल में क्या होता है कि फैब्रिक के ऊपर एक लेयर दिया जाता है, जिससे कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आते हैं, बट वो अब्जॉर्ब नहीं होते हैं और वो स्टे नहीं करते हैं. उन्हें बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल दैट गिव्स द एंटी माइक्रोबियल फिनिश, उसके वजह से बैक्टीरियाज दे डाई एंड देन वी गेट द एंटी माइक्रोबियल फिनिश. सो एज आई मैंशनड अर्लियर कि देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल फिनिशेस, एंड सभी टेक्सटाइल फिनिशेस के अलग अलग सिग्निफिकेंस होते हैं, अलग अलग एंड यूज़ होता है, और सभी का अलग इंपॉर्टेंस होता है. हमें वाटर रेजिस्टेंस चाहिए, हमें सॉइल प्रूफ चाहिए, हमें फायर रिटार्डेंट चाहिए, हमें शाइन देना है तो हम बीटलिंग कर देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आज के सत्र में बस इतना ही. वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल फिनिशेस, एंड वी विल मीट सून विथ अ न्यू टॉपिक. थैंक यू सो मच. नमस्कार.